सो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं जियोमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शंस की, यानी कि ज्यामितीय रचनाएं की। इसमें कॉनिकल शेप आ जाएगी, साइक्लॉइड आएगा, इलिप्स आएगा। वो सब चीज होती क्या है और बनती कैसे, और कुछ एंगल आ जाएंगे और रेक्टेंगल वगैरह, सारा कुछ इसमें शामिल होएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल यानी कि कोण। कोण होता क्या है और ये बनता कैसे है, किसे कोण बोलते हैं, ठीक है। जब दो रेखाएं आपस में मिलती है, ठीक है, और मिलती कैसे है, उनके बीच में जो झुकाव होएगा, जब दो रेखाएं कैसे भी करके, यानी कि ये एक रेखा होगी और एक रेखा दूसरी होगी, ये दो रेखाएं मिली आपस में, इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, करने से जो झुकाव होएगा वही इसका एंगल होएगा, वही इसको थीटा मान लो, वही इसका कोण होएगा। ये कैसे भी मिल सकती है दो रेखाएं, ये ऐसे रेखा जा रही है और एक रेखा ऐसे मिल गई, तो झुकाव है वो एंगल है। इतनी छोटी सी बात तो आपको पता ही होगी पहले से, है ना, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो ये एंगल होते हैं बहुत टाइप के, 8-9 टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं पहले राइट एंगल की, यानी कि समकोण क्या होता है, समकोण। ये सारी चीज आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ना स्पीड में बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ताकि आपके रिवाइज हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री पे मिले, आपस में 90 डिग्री पे मिले, ये है इनके बीच में कोण 90 डिग्री, तो इस प्रकार बने कोण को समकोण बोलते हैं, यानी कि राइट एंगल बोलते हैं। इसका माप 90 डिग्री होता है, लंबवत मिलती है परस्पर ये रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलती है। आगे है न्यून कोण। न्यून कोण, इसका जो एंगल होता है, यानी ये थीटा मान लो, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, और न्यून, ये क्वेश्चन यहीं से पुट होना है, इसका थीटा बराबर होता है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, थीटा बराबर होता है लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब जो ये एक बेस लाइन है, इसके ऊपर ये तो 90 डिग्री आएगी, बिल्कुल सीधी खींचेंगे तो, लेकिन ये 90 से कम होती है ना, तो ये मान लो ये 50 डिग्री है मान लो, तो ये होएगा न्यून कोण, ठीक है। 90 डिग्री से कम वैल्यू वाला होएगा न्यून कोण होएगा। ओके, आगे बात करते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण मतलब कि 90 डिग्री से अधिक, ये बेस लाइन खींची, ये 90 डिग्री यहाँ सीधा आएगा, लेकिन ये अधिक होता है, तो इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री से अधिक। इसकी जो वैल्यू है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा है। इधर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, है ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी फॉर दैट। इधर इधर थोड़ा सा मैंने ना गलत लिख दिया, इसको मैं ना थोड़ा सही कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। 90 बड़ा होता है, थीटा छोटा होता है, इसका मतलब थीटा बड़ा होता है, 90 छोटा था, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था, हो जाता है कई बार। आगे बात करते हैं सरल कोण की। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश के नाम से स्पष्ट आपको पता लग रहा होगा, स्ट्रेट एंगल, जो एक स्ट्रेट में बनता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन खींची, कहीं भी कोण मान लो, ये पॉइंट मान लो, इसके ऊपर जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो जो सरल कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब आगे बात करते हैं दूसरे पेज पे वृहत कोण की। यहाँ मेरे को थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वृहत कोण की, वृहत कोण क्या होता है, इसका भी साइज मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वृहत कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, थीटा बराबर बड़ा है किससे, 180 डिग्री से, इसको आगे बढ़ाएं तो ये बनेगा 180 डिग्री, लेकिन ये 180 से बड़ा होता है, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा ये एंगल, है ना। तो ये थीटा होएगा, बड़ा होएगा, 180 डिग्री से बड़ा होएगा, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण बोलते हैं। आगे है पूरक कोण। तो पूरक कोण दो समीपवर्ती कोण होते हैं, दो समीपवर्ती कोण मैं बना बना के बताता हूं आपको। एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, दो समीपवर्ती कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, मतलब कि ये तो लाइन है, ये तो है तो 90 डिग्री, लेकिन इसमें दो कोण बनाने, ये तो एक दिख रहा है, तो एक कोई सी भी एक लाइन खींच लो और उसके बीच कोण मान लो अल्फा, और ये मान लो बीटा, दो एंगल मान लिए अपने, ये दो एंगल मान लिए, लेकिन अल्फा और बीटा का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है तो 90 डिग्री ना। ऐसे कोण जो मतलब से
इनकी जो लाइन है ये सेम होती है, एक उभयनिष्ठ लाइन होती है, कॉमन लाइन होती है। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो कोणों से मिलके, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो ऐसे कोणों को बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे सेम होता है समपूरक कोण। एक सरल रेखाएं होती है, एक सरल रेखाएं होती है, इस पे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन वो सिंगल कोण नहीं होगा, दो कोणों को मिला के बनेगा, दो कोणों को मिला के बनेगा। तो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू 180 डिग्री बनेगी ना। इसे क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। पूरक दो कोण मिलाया उसको 90 बना, वो हो गया पूरक कोण। और समपूरक दो कोणों को मिलाया वो 180 बने, उनका योग 180 बने, उसको बोलेंगे समपूरक कोण। ठीक है, ऐसे ही सेम बात करते हैं आसन कोण, एडजेसेंट एंगल की। तो आसन कोण क्या होते हैं, ये कोण जिनका जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही होता है, मतलब कि एक लाइन खींची, रेफरेंस लाइन, इसके ऊपर एक एंगल बनाया, अब दूसरे का शीर्ष यही बनाना पड़ेगा, मतलब सिरा। अब देखो ऐसे दो कोण खींचे लेकिन सिरा तो एक ही है ना, ये इसका शीर्ष है, ये इसका क्या है, शीर्ष है, वो तो एक ही है ना। ये एंगल बनाया अपने इसको मान लो अल्फा, ऊपर वाले को मान लो बीटा, लेकिन इसका सिरा तो एक ही है। या फिर एक कॉमन लाइन है ना, ये एक कॉमन लाइन होगी ना, ये एक होगी, क्या होगी, कॉमन लाइन। इसकी कोई फिक्स नहीं है 90 वैल्यू होगी कितनी होगी, लेकिन जो पास पास में हो, मतलब 90 से कम ही होते हैं ये। एक कॉमन लाइन होगी और एक सिरा एक ही होएगा। तो ऐसे जो रेखाओं से मिलके बने एंगल को क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये कोण एक दूसरे के आसन है, आसन मतलब कि सहारा दे रखा है एक दूसरे को, एक दूसरे के आसन बोलेंगे इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं रेखिक युग्म कोण की। अब ये रेखिक युग्म कोण होता क्या है, जो दो आसन कोण है, एक लाइन खींची, आसन कोण तो वो थे जिनमें कॉमन लाइन थी और कॉमन शीर्ष थे, लेकिन रेखिक युग्म कोण, लीनियर पैरेलल, रेखिक मतलब एक रेखा में कोण है, इसकी वैल्यू तो होगी 180 डिग्री, आसन कोणों का योग ही 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये अल्फा माना आपने, ये बीटा माना। अब आसन कोणों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, इनका योग 180 डिग्री होएगा, रेखिक युग्म कोण होंगे। ठीक है, अब संपूरक कोण और रेखिक युग्म कोण एक जैसी बात है, एक ही बात समझो। ठीक है, एक तो संपूरक कोण बताया था ना मैंने, संपूरक कोण ये वाला, ये देखो संपूरक कोण बनाया था, इसमें भी 180 डिग्री बन रही है ना उसकी वैल्यू, तो वो सेम उसी में भी 180 डिग्री ही बनेगी। आगे संपूरक कोण या पूर्ण कोण, सॉरी संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल अपने यहाँ पे एक लाइन खींची, लाइन से जो चांदा है, चांदा लगाया, यहाँ 90 बना, यहाँ 180 बना, यहाँ 270 बना, या फिर मतलब पूरा का पूरा ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 360 बन गया ना, ये एंगल 360 डिग्री, तो ये पूरा कोण बन गया ना। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। संपूरक कोण या पूर्ण कोण वह होता है जो पूरा बन जाए, मतलब गोल डी आती है ना, बिल्कुल जो बड़ी वाली डी आती है ना, बिल्कुल सर्कुलर डी, वो 360 डिग्री की होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा जीरो से, और पूरा का पूरा घूम के आया अपने, और यहाँ पे आके मिला, तो ये 360 डिग्री, इसे पूर्ण कोण बोलते हैं। ये पूरा चक्कर लगा दिया ना, बाकी सारे कोण में पूरा चक्कर नहीं लगाया था। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की। ये होता क्या है, त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो तीन भुजाओं से घिरी होती है। अब तीन भुजाएं कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, जो मर्जी मान लो, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तीन भुजा बनानी है इधर। ठीक है, तीन भुजा हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो तीनों कोण है, पहला कोण ये मान लो, दूसरा कोण ये मान लो, पहला कोण ये, दूसरा कोण ये तीसरा मान लो, तीनों कोणों का जो योग है, टोटल योग, कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब त्रिभुज होते हैं बहुत प्रकार के, त्रिभुज होते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मैं बना के बता देता हूँ, यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ एक, शेप शेप शेप
चलो ये वाली शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो गलत बन रही है। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, इसको ऊपर बढ़ा दिया। अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी से अपने कोई मतलब नहीं है कितने के हो मर्जी, ठीक है। एक कोण तो 90 का हो, बाकी इनको जो मिलाएंगे, अब मिलाने से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 माइनस 90 होगा। लेकिन तीनों का टोटल टोटल योग कितना होगा, तीनों का 180 होगा। एक तो 90 हो गया, दूसरा 45, 45 मान लो, या फिर 40-50 भी मान सकते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण का योग होगा 90 डिग्री। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में इधर वाले जो बेस कोण है, तीनों कोणों में से जो प्रत्येक कोण होगा न्यून कोण में से उसका मान 90 डिग्री से कम ही होगा। तीनों कोणों में से जो बेस कोण है उसका भी 90 डिग्री से कम, इसका भी 90, इसका भी 90 डिग्री से कम, इसका भी 90 डिग्री से कम, ठीक है। तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। इसे न्यून कोण बोलते हैं। पहले न्यून कोण समझाया था, यानी कि एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 90 डिग्री से कम था, इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इस प्रकार के बने, इस प्रकार से बने त्रिभुज का जो नाम देंगे न्यून कोण त्रिभुज देंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल देंगे, ठीक है। आगे है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, जैसे कि अब ये बनाया, ये बनाया, ये बना दिया ऐसे त्रिभुज। अब इसका इसका जो मान है 90 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा। लेकिन तीनों को टोटल करेंगे, टोटल तो 180 होएगा, टोटल तो 180 है, ये तो रूल ही है त्रिभुज का, तीनों कोणों का योग तो ऐसे 180 ही होएगा। लेकिन कोई एक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से ज्यादा होएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करी थी पहले, अधिक कोण की बात करी थी, वो होता है 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन इसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और इसमें तीनों 90 डिग्री से कम होंगे, तीनों के तीनों कोण, प्रत्येक कोण, ठीक है। आगे बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु मतलब कि सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज उधर से, चलो इधर से बना लेता हूँ, इसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर होएगी, ठीक है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर होएंगी, ठीक है। तीनों की भुजाएं बराबर, तीनों के एंगल भी बराबर होंगे, अल्फा, ये भी अल्फा होएगा तो बराबर ही है, और ये भी अल्फा होएगा, ठीक है। समबाहु, ये मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो एरिया है √3/4 इंटू ए स्क्र, √3/4 इंटू ए स्क्र, ए इसकी ये भुजा होगी, और इसकी एच भी, हाइट भी फाइंड करते हैं ना, ये तो एरिया होएगा इसका, ये ए नहीं, ये ए मान लो बड़े वाला, √3/2 इंटू ए, यही होता है क्या, इंटू ए शायद इसकी हाइट होती है। ये मैथमेटिक्स के काम की चीज है, लेकिन समझ लो इधर भी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर होगी, साथ ही जो तीनों के तीनों एंगल है वो तो बराबर होने ही होने, ठीक है। आगे बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु भाई ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें कोई भी जो भुजा है ना वो बराबर नहीं होगी, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, ये अलग होएगी, ये अलग होएगी, ये अलग होएगी। इसमें तीनों के तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे, इसमें एंगल भी बराबर नहीं होंगे, और जो भुजा है आरम, आरम वो भी बराबर नहीं होएगी, तीनों के तीनों, वो होएगा विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब कि समान दो भुजाएं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इसमें दो भुजाएं तो बराबर होएगी, ये बेस लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। इसमें
ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होएगी, इसका मतलब ये कोण अल्फा और ये कोण अल्फा ये बराबर होंगे, लेकिन ये अलग होएगा, ये बीटा मान लो ये अलग होएगा। दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु बोलेंगे, आइसोसेल्स। ठीक है, ये टोटल एंगल इतने प्रकार के होते हैं, मतलब कि त्रिभुज ट्रायंगल इतने प्रकार के होते हैं। आगे बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज का क्या समान है? क्वाड्रेटल क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज की बात करते हैं। इसमें क्या सीन है? इसमें जो चार भुजाएं होंगी, चतुर मतलब चार, इसमें होगी चार भुजाएं। चार भुजाएं इस प्रकार से होगी, बंद आकृति होगी। ठीक है, ये कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन सिंपल की बात करते हैं। तो इसमें चारों एंगल का जो योग है, चारों एंगल का जो योग है वो कितना होगा? 360 डिग्री। त्रिभुज में कितना था? 180 डिग्री। इसमें होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होते हैं चतुर्भुज के चारों एंगल का योग। ठीक है, जो आयत है वो भी एक चतुर्भुज है। आयत बना के बताता हूं मैं आपको। जो आयत है वो भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और जो जो अपने क्या है, जो वर्ग है वो भी एक चतुर्भुज है। वर्ग है वो भी एक चतुर्भुज है। पहले आयत और वर्ग की बात करते हैं अपने। आयत और वर्ग की बात, आयत एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा भी इसके बराबर होगी। चारों एंगल जो 90 डिग्री के होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, इधर वाली भुजाएं बराबर, चारों के चारों कोण जो बराबर होंगे। टोटल जो एंगल होंगे उसका टोटल योग होएगा, इसका टोटल योग होएगा बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, अब वर्ग की बात करते हैं। इसमें भी, इसमें आमने सामने की भुजाएं नहीं, इसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर होगी। इसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और साथ ही चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसमें भी जो टोटल एंगल होएगा, टोटल वो 360 डिग्री होएगा। अब इसमें विकिरण खींच लिया, अगर अगर विकिरण खींच लिया ये वाला और विकिरण खींच लिया ये, तो विकिरण आपस में 90 डिग्री पे मिलेंगे। ये भी 90 पे, ये भी 90 पे मिलेगा और ये भी 90 पे मिलेगा। इसमें जो विकिरण खींचा, विकिरण 90 डिग्री पर मिलेंगे, विकिरण 90 डिग्री पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? इसमें जो विकिरण है 90 डिग्री पे मिलते हैं। आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की कर लेते हैं पहले बात। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका सीन है थोड़ा सा अलग। वो अलग कैसे है वो मैं बताता हूं आपको। वो अलग कैसे है वो मैं बताता हूं आपको। ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन आमने सामने की तो भुजाएं बराबर है, लेकिन इसके जो विकिरण होंगे ना, विकिरण अलग होंगे। ये विकिरण बड़ा होएगा, ये विकिरण छोटा होएगा। ठीक है, और एक और बात, अभिमुख कोण होते हैं ना वो सेम होते हैं। कोण मतलब कि ये इसको जो विकिरण बनाया और ये विकिरण बनाया, अब ये वाला एंगल इसके बराबर होएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अभिमुख कोण तो बराबर होंगे। जो अभिमुख कोण है, अभिमुख कोण है वो तो होंगे बराबर होंगे, वो तो होंगे बराबर होंगे, लेकिन आमने सामने की भुजा भी बराबर होएगी। आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की जो भुजा है वो भी बराबर होगी, वो भी बराबर होगी। और मैं क्या बात कर रहा था, इसका भी जो टोटल है, टोटल एंगल है वो 360 डिग्री। चतुर्भुज में 360 बनेगा। ठीक है, सारों में ये बताने की बात, अब कुछ आपको बातें पहले से भी पता होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसकी बात करते हैं अपने। ये ले लेते हैं, सम चतुर्भुज का क्या सीन है। अब देखो ये सम चतुर्भुज है,
इसमें आमने सामने की भुजाएं मतलब चारों बराबर भी होंगी और आमने सामने की भी बराबर होंगी। इसमें तो दो बराबर थी ना, दो सामने वाली बराबर, दो इधर वाली बराबर, समांतर में समांतर चल रहा था। लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होएगी। इसमें क्या है, चारों भुजाएं समान साइज की है, समान साइज की है, ठीक है। विकिरण विकिरण है इसके एक समान नहीं होते, एक बड़ा होगा विकिरण, विकिरण सेम नहीं होंगे, विकिरण सेम नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। समलंब का थोड़ा सा फर्क है, इसमें क्या है, एक तो जो भुजा छोटी होगी और एक भुजा होगी बड़ी होगी, और इसको जो मिलाने वाली जो रेखा है वो होगी कुछ इस प्रकार की रेखा होगी, ठीक है। इसमें भी जो हाइट है वो तो सेम होगी, ये हाइट दी गई है यहाँ से, ये हाइट दी गई है, ये तो होगी सेम हाइट, तो होगी सेम हाइट तो सेम होगी, लेकिन ये एक भुजा छोटी होगी एक भुजा बड़ी होगी। अब नीचे वाली को चाहे D2 मान लो, D1 मान लो, ये नीचे वाली को क्या मान लिया, D1, इसकी लेंथ को मान लो D2, इसकी लेंथ को मान लिया D2। अब जो इसका एरिया होता है, एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 प्लस D2 इंटू एच, 1/2 D1 प्लस D2 इंटू एच होता है इसके एरिया। ये मैथमेटिक्स में काम का है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, एडवांस ही। तो इस प्रकार ये अपना चतुर्भुज है वो कंप्लीट हो गया। ये पांच ही प्रकार के होते हैं। आयत भी चतुर्भुज के अंदर आता है, वर्ग भी आता है चतुर्भुज के अंदर, समांतर, समलंब और सम चतुर्भुज भी चतुर्भुज में ये तो आते ही आते हैं। जो चार भुजाओं वाली आकृति होगी उसे सम चतुर्भुज ही बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्त की, यानी कि सर्कल। सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल। अब ये दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम दिख रहे होंगे, ये सारी की सारी टर्म आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होती है। जो एक ऐसा गतिशील बंधु, एक केंद्र मान लिया अपने, अब केंद्र से एक रस्सी बांधी, रस्सी बांध के इधर ले गए, और यहां से अपने अपने क्या इसके अंदर रस्सी के अंदर कोई चीज लगा दी, कोई नुकीली चीज लगा दी। अब चारों तरफ, अभी यहाँ रस्सी टाइट बंधी हुई है यहाँ सेंटर पे, ये तो सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये हो गया सेंटर इसका, इसको केंद्र बोलेंगे। अब इससे रस्सी बांध के एक नुकीली चीज है, और धरती पे चारों तरफ अपने घूम रहे हैं, तो सेम ही घूमेंगे ना, चारों चारों तरफ सेम ही घूमेंगे ना, सेम ही घूमेंगे। ये भाई ठीक ठाक सा बना दिया मैंने, ज्यादा बेकार नहीं बना, ठीक है। रस्सी बांधी केंद्र से चारों तरफ सेम ही घूमेंगे। तो इसमें दो चीज क्लियर होगी, एक तो यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले और चारों तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर आए, इसको तो बोलते हैं परिधि, पेरीफेरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं परिधि। जो चारों तरफ है, यहां से चले इस पॉइंट से और इसी पर वापस आके मिले, तो इसको बोलेंगे परिधि, इसको बोलते हैं केंद्र। अब एक सर्कल आगे है, आगे और बना के बता देता हूँ क्या क्या टर्म होती है सर्कल में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी है, बिल्कुल गोल बनाना पड़ेगा ना। अब ठीक है, ये सर्कल है, इसमें केंद्र बना ही दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, बीच में होगा, केंद्र बना दिया। अब त्रिज्या क्या होती है, पेरीफेरी से लेके मतलब सॉरी सरकमफ्रेंस से लेके केंद्र बिंदु तक जहां से भी जो लाइन मिले, ये केंद्र बना मान लो इसका, इधर से भी लाइन आ सकती है, इधर से भी लाइन आ सकती है, नीचे से भी। परिधि से कोई लाइन केंद्र तक आए तो उसे बोलेंगे इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या। अगर यही रेडियस परिधि से आके केंद्र से होते हुए दूसरी तरफ चली जाए, दूसरी तरफ चली जाए, तो इसे बोलेंगे व्यास बोलेंगे, यानी कि डायमीटर। ये सारी चीज आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बता रहा हूं आपको यार, समझ लो आप, ठीक है। रेडियस मतलब कि परिधि से एक बिंदु लिया, सेंटर से होके दूसरे तरफ गया, मतलब सीधा सीधा गया, उसे बोलेंगे डायमीटर। जो सिर्फ केंद्र तक रुके उसे बोलेंगे रेडियस। तो चार टर्म आपको समझ में आ गई होगी, एक तो केंद्र, दूसरा परिधि, तीसरा त्रिज्या और चौथा व्यास, ठीक है। आगे बात करते हैं आरक क्या होता है, चाप क्या होता है। ये देखो इसमें दिया हुआ है यार, ये सरकमफेरेंस परिधि चारों तरफ, ये देखो, ये सर्कल है, इसके चारों तरफ ये परिधि बोलते हैं, ये रेडियस, यहां से लेके यहां तक रेडियस।
अब डायमीटर क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ से सेंटर से होता हुआ दूसरी तरफ गया, इसे डायमीटर बोलते हैं। और सेंटर ये है ही, केंद्र इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे आर्क किसको बोलते हैं, चाप किसको बोलते हैं। जो वर्त की परिधि है, परिधि में कोई अंश मान लो, अंश मतलब कि छोटा टुकड़ा परिधि का, ये मान लो इतना सा मान लो, ये एक चाप हो गया। चाहे इधर मान लो, ये यहाँ तक एक चाप हो गया, ठीक है। ये बड़ा भी चाप मान सकते हैं, जरूरी नहीं छोटा ही मानना है, ये भी एक चाप हो गया, ठीक है। इस छोटे से अंश को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, ये मैथमेटिक के आगे है टर्म, लेकिन आर्क क्या होता है, परिधि का ही छोटा सा अंश होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होती है, मैं एक एक सर्कल और मान लेता हूं, एक सर्कल और मान लेता हूं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। जीवा क्या होती है, जीवा की बात करते हैं। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये परिधि है, इसमें दो बिंदु यहां मान लो, एक यहां मान लो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा ये होगी। इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि इसे जीवा बोलेंगे, लेकिन ये सेंटर से होके नहीं जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जीवा, जीवा। लेकिन ये केंद्र से होके कोरोड, कोरोड इसमें बताया गया होगा, ये रहा, ये रही जीवा, ये रही जीवा। सेंटर से होके नहीं गुजरी ना, सेंटर से होके नहीं निकलेगी, ये जीवा बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे सेकंड, यानी कि छेदिका। छेदिका किधर है, इधर बताई हुई, इधर कहीं नहीं बताई हुई क्या, ये बताई हुई छेदिका, ये छेदिका बताई हुई। अब देखो, छेदिका एक ऐसा जो पार्ट, जो इसको दो दो भागों में बांट दिया, इसको एक तो ऊपर वाला हो गया ये वर्त, ये छोटा वर्त, दो भागों में बांट दिया। ये तो परिधि पर दो बिंदु होते हैं, इसमें बिंदु को जो टच करवाएगी वो जीवा होगी, ठीक है। लेकिन इससे क्या पूरा पूरा बांट दिया, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, ठीक है। लेकिन ये भी केंद्र से नहीं गुजरेगी, इनकी एक प्रॉपर्टी सेम है, जीवा की और छेदिका की एक प्रॉपर्टी सेम है। सेकंड को छेदिका बोलते हैं, मैं लिख देता हूं इधर, छेदिका। जीवा और जो छेदिका है वो केंद्र से नहीं गुजरेगी। और दूसरी बात, जीवा है परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाएगी, और छेदिका है जो पूरे सर्कल को दो भागों में बांटेगी, ठीक है। इतना सा इसमें फर्क है, इतना सा इसमें फर्क है। आगे बात करते हैं वर्तखंड की। वर्तखंड ये देख लो, इसमें एक तो जीवा मिल गई, और एक एक चाप है ना, बड़े वाला चाप। जीवा और चाप के मिलने से क्या होगा, जीवा तथा चाप के गिरे बंद वर्त के क्षेत्र को, ये सारा का सारा है ना, ये सारा का सारा ये वर्तखंड कहलाएगा, ठीक है। ये जीवा है, और ये वाला जो अर्क मिल गया, चाप मिल गया ना चारों तरफ, ये जो क्षेत्र है, अंदर का जो क्षेत्र है, इसे बोलेंगे वर्तखंड। इसे क्या बोलेंगे, वर्तखंड। इसे क्या बोलेंगे, वर्तखंड बोलेंगे। आगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा भी मैं बता देता हूँ, ये टेंजेंट, टेंजेंट है ना, ये स्पर्श रेखा। अब ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, मतलब कि अब ये सर्कल है, इसको ओनली वन पॉइंट पे टच करे। अब ये सर्कल है, वन पॉइंट पे टच करे, ठीक है। इस सर्कल को बस इतना सा टच करे, एक पॉइंट पे टच करे, उसे बोलेंगे स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट, ठीक है। स्पर्श रेखा सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, उसे बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है, पूरा सर्कल बना लिया, सर्कल के बीच में डायमीटर जो खींच लिया, डायमीटर मतलब कि केंद्र से होके पास होएगा, एक परिधि से, एक पॉइंट से दूसरी तरफ परिधि के दूसरे पॉइंट पे, ये दो भागों में बांटता है, तो इसको भी अर्धवृत्त बोलेंगे। अब ऊपर वाले को भी अर्धवृत्त बोलेंगे, ये दोनों ही अर्धवृत्त है, नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है, यानी कि सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड क्या होता है, एक और सर्कल ले लेते हैं, फिर उसमें बता देता हूं आपको त्रिज्या खंड क्या होता है। चलो ठीक है, जैसा भी है। अभी एक ही टर्म बची है, त्रिज्या खंड। इसमें ये सेंटर है, ये सेंटर मान लो, चलो ठीक है। इसमें एक तो त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या ये है, दो त्रिज्याओं से और एक चाप से बंद आकृति बन गई ना। दो तो त्रिज्या शामिल है इसमें, और एक चाप शामिल है, ठीक है। इससे जो गिरी हुई आकृति है, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड।
त्रिज्य खंड, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। ठीक है, दो त्रिज्या शामिल होगी। और वृत्तखंड, जो व्यास है, व्यास सर्कल को दो भागों में बांट दिया, वो दोनों भाग ही एक अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आज तक इतना ही रखते हैं, बेसिक बेसिक टर्म्स अपनी पूरी होगी सारी की सारी। आगे बहुभुज यानी कि पॉलीगन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच्ची में यार कोई फायदा हो रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, कर दो यार। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।